हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को और आप लोगों की बहुतों की डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री शुरू कीजिए, तो पिछली क्लास से हम केमिस्ट्री शुरू कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है वो आपको अच्छे से पसंद आ रही होगी। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स भी दिया है। तो आज हम वहीं से आगे टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने समझा था कि ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें हमने ठोसों को दो भागों में बांटा था। एक हमारा था क्रिस्टलीन ठोस, दूसरा हमारा था अक्रिस्टलीन ठोस। आज हम उसी से संबंधित जो हमारी एनसीईआरटी में जो हमारे उसके आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आज हम उन्हीं को सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं वह है हमारे, पहला क्वेश्चन है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 1.1। प्रश्न 1.1 है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। आप जानते हैं बच्चों को ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो हम कह सकते हैं जो अवयवी कण होते हैं वह एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। और कोई भी हमारे पास द्रव्य की कोई भी अवस्था हो, उस अवस्था में जो कण होंगे वो जितना एक दूसरे के समीप होते जाएंगे, जितना उनके कणों के बीच में, उनके अवयवी कणों के बीच में जितना अधिक शक्तिशाली आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएंगे, सट जाएंगे, तो हम कहेंगे कि वह जो हमारे पास द्रव्य होगा वो उतना ही अधिक क्या होगा, कठोर होगा। और हम जानते हैं ठोस, द्रव, गैस का तीनों का वर्गीकरण में हमने देखा था कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, जिन अणुओं से, परमाणुओं से या आयनों से मिलकर के ठोस की रचना होती है, वह ठोस में वह अणु, आयन, परमाणु एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं क्योंकि उनके बीच में अंतराणु बल ज्यादा कार्य करता है। साथ ही हमने वहां पर यह भी बताया था कि ठोस के जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते, लेकिन ठोस के अणु अपने स्थान पर रह करके क्या कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो सीधी एक लाइन में हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अवयवी कण जो कि अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, उनके बीच में अंतराणुक बल काफी शक्तिशाली होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं। इसी कारण से ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पहला प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। सेकंड देखें, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो यह भी बिल्कुल वही वाली बात है। प्रश्न संख्या है हमारा 2.2। ये तो कहते हैं कठोर क्यों होते हैं और यह है आयतन निश्चित क्यों होता है। तो आयतन निश्चित इसलिए होता है, जो हमने पहले क्वेश्चंस में आपको आंसर दिया कि ठोसों के आयतन निश्चित होने के कारण यह है कि उसके जो अवयवी कण हैं वो एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं। तो यदि हम कह सकते हैं कि यदि बाहर से कोई बल भी लगाया जाए तो उनका आयतन परिवर्तित नहीं किया जाता, अपितु हम यह भी कह सकते हैं कि वह बल लगा करके ठोसों का आकार भी आसानी से परिवर्तित आप नहीं कर पाते। तो जो पहले प्रश्न का आंसर है वही सेकंड प्रश्न का आंसर है कि इनके बीच में जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल शक्तिशाली होता है। प्रश्न संख्या 3 देखें। ये कहते हैं निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो किस किस रूपों में करना है, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। सबसे पहले लिख लेते हैं नाम, पॉलीयूरिथेन। प्रश्न है यह 1.2, यह 1.3, यह है पॉलीयूरिथेन। पॉलीयूरिथेन। दूसरे नंबर पे आता है हमारा नेप्थलीन। नेप्थलीन। तीसरे में है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। चौथे में इन्होंने दिया है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। पांचवें में दिया है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। सिक्स में इन्होंने दिया है सेलोफेन। सेलोफेन। और इधर की ओर बाकी लिख लेते हैं। अगला हमारा आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा रेशा कांच। रेशा कांच। और अगला हमारा आता है तांबा। अगला है तांबा। तो अब हमें यह बताना है कि इनमें से कौन कौन क्रिस्टलीय ठोस तथा कौन कौन से अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। आपको हमने बताया था क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस होते हैं जिनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं,
और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? छद्म ठोस होते हैं, जो हम कहते हैं छद्म ठोस होते हैं, यानी कि आभासी ठोस होते हैं, जो कि वास्तव में इतने शक्तिशाली, इतने कठोर नहीं होते। तो जब हमने आपको अक्रिस्टलीय ठोस बताए थे तो उसके एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। अक्रिस्टलीय के हमने कहा था ये कांच होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है। इसके अलावा जो बहुलक होते हैं, बहुलक जिनको पॉलीमर्स कहते हैं, ये सब अक्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जितनी भी धातुएं अधातुएं होती हैं वे सारी की सारी क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो अब इसी प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करेंगे। देखिए, जब हम कहते हैं कि अक्रिस्टलीय में बहुलक आते हैं जिनके आगे पॉली लगा होता है, तो जिस भी हम कह सकते हैं नाम के आगे पॉली लगा होगा, आप समझ जाना ये अक्रिस्टलीय ठोस है। तो पहला है पॉलीयूरिथेन, यानी कि क्या है? अक्रिस्टलीय। दूसरे नैप्थलीन, ये हमारा क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय। तीसरा है बेंजोइक अम्ल, ये भी हमारा क्रिस्टलीय होता है। अगला था टेफ्लॉन। अब समझिए टेफ्लॉन क्या होता है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों की जो बॉडी होती है उसको स्क्रैच फ्री बनाने के लिए उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है, तो उससे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। तो वो क्या होता है? वह भी हमारा क्या होता है? अक्रिस्टलीय सॉलिड होता है। इसके अलावा अपने घरों में देखे होंगे जो बर्तन होते हैं, बर्तनों में या प्रेस के नीचे देखा होगा काले काले से रंग का एक पेस्टिंग लगी हुई होती है, जिसे हम नॉन स्टिकी बर्तन भी कहते हैं। घरों में नॉन स्टिकी बर्तन होंगे या प्रेस के नीचे की जो कोटिंग होती है, तो वो क्या होती है? चिपकती नहीं है। तो वो जो हमारी पेस्टिंग होती है वही हमारी किसकी होती है? टेफ्लॉन की पेस्टिंग होती है। तो ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्रिस्टलीय में आता है। फिर हम कहें सेलोफेन। सेलोफेन क्या होता है? सेलोफेन एक प्रकार का हम कह सकते हैं फोम या रबड़ होता है। तो उसको, यह जो रबड़ है हमारा, आप जानते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में आता है। इसलिए सेलोफेन क्योंकि एक प्रकार का रबड़ होता है, एक प्रकार का फोम होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? ये क्या है? अक्रिस्टलीय है। आगे चलें, ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप इसका फेमस नाम इस तरीके से जानते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान हो आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? हमारे घरों में जितनी भी आप कह लीजिए कि बिजली की जो फिटिंग होती है उसमें आपने देखे होंगे वो सफेद सफेद कलर के पाइप आते हैं, वो पीवीसी पाइप उनको कहते हैं। इसके अलावा आप देख होंगे आजकल पानी में भी जो फिटिंग हो रही है वो पीवीसी पाइप्स की हो रही है। तो वो जो पीवीसी पाइप्स होते हैं उन्हीं को हम, उनकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये हमारे जो होते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर से आप देख रहे हैं पॉली वर्ड आ गया, इसलिए ये हमारा क्या होगा? अक्रिस्टलीय। आगे देखिए रेशा कांच, तो कांच पीछे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या होगा? अक्रिस्टलीय। अगला हो गया तांबा, और तांबा फिर क्या हो गया? प्योर धातु होगी हमारी, तो ये हमारा क्या होता है? क्रिस्टलीय। तो इस प्रकार से जो दी हुई सूची है उसको हम क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दो भागों में उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें कि कांचों को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? क्या कहा इन्होंने? कांचों को अतिशीतित द्रव। प्रश्न है 1.4, अतिशीतित द्रव जिसे कहते हैं हम सुपर कूल्ड लिक्विड। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था कि आप पुराने भवनों में जाइए और वहां का खिड़कियों का कोई कांच उतारिए जो 20-30 साल पुराने हों। आप उनमें देखेंगे साइड से यदि उसको देखेंगे तो ऊपर से आपको कांच पतला दिखाई देगा और नीचे आधार की तरफ क्या दिखाई देता है? वो मोटा दिखाई देता है। इसलिए दिखाई देता है क्योंकि द्रवों में एक गुण होता है कि वह गुरुत्व बल के अंतर्गत गति करते हैं, या उसके अणु गुरुत्व के प्रभाव से गति करते हैं। और गुरुत्व बल क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाए गए बल ही गुरुत्व बल है। इसका अर्थ है गुरुत्व बल हमेशा कहां करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। तो जितने भी द्रव होंगे, जितने भी लिक्विड होंगे, वह हमेशा धीरे धीरे ही कहें, बहुत धीमी गति से ही कहें, लेकिन गुरुत्व के अंतर्गत गति करते हैं। तो जब कांच को देखा गया तो हम देखते हैं कांच में ऊपर पतला हो जाता है, नीचे वो मोटा हो जाता है, यानी कि उसके जो छोटे छोटे अणु हैं, जो कण हैं, वो धीरे धीरे नीचे गुरुत्व के दिशा में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं जो कांच है वो हमारा क्या है? अतिशीतित द्रव है। क्योंकि इसको बनाया भी कैसे जाता है? पहले इसको बहुत हॉट किया जाता है, फिर इसको धीरे धीरे करके क्या करा जाता है? ठंडा किया जाता है।
तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अतिशीतित द्रव, क्योंकि इसमें द्रव का गुण कौन सा बताया मैंने कि गुरुत्व बल के अंतर्गत गति कर रहे हैं इसके जो अणु है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1.5, ये कह रहे हैं कि एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है। तो क्या कहा इसने, ठोस का सभी दिशाओं में मान समान है। किसका मान, ठोस के अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक क्या इसने सभी दिशाओं में समान, सभी दिशाओं में क्या है, समान है ठोसों का। अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान प्रेक्षित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी लिख ली, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि विदलन गुण भी बताना है, इस ठोस पर हमें क्या करनी, टिप्पणी करनी। टिप्पणी मतलब ये बताना है किस प्रकार का ठोस होगा। देखिए क्या कह रहा है, अपवर्तनांक जो है उस ठोस में सभी दिशाओं में समान है, यानी कि इसका अर्थ है, हमने आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का एक गुण बताया था जिसे हमने कहा था दैशिक गुण। दैशिक गुण वह गुण होता है जिसमें जो कुछ भौतिक राशियां दिशा के साथ, यदि उनकी दिशा बदल दी जाए तो उनके परिमाण बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको चालकता का एग्जांपल दिया था, जैसे यहां पर अपवर्तनांक आ रखा है, तो यदि इसकी दिशा बदल दी जाए तो अब ये कह रहे हैं कि जो अपवर्तनांक है वो सभी दिशाओं में समान है। तो हमने वहां पर बताया था जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो होते हैं विषम दैशिक, यानी कि अलग अलग दिशाओं में जो परिमाण आते हैं अलग अलग आते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, समदैशिक। तो हम लिखेंगे चूंकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक। सब दिशाओं में इनका मान क्या होता है, समान होता है। तो इसमें भी देख रहे हैं हम सब दिशाओं में अपवर्तनांक क्या है, समान। तो यानी कि कैसा ठोस होगा, अक्रिस्टलीय ठोस होगा। पहली बात हमें ये पता चल गई। सेकंड ये क्या कह रहे हैं कि क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो विदलन गुण का अर्थ होता है कि यदि हम किसी ठोस को कि जब कटिंग करते हैं, उसको काटते हैं, तो उसकी जो सतह होती है वह सपाट मिलती है, मुलायम मिलती है या खुरदुरी मिलती है। तो हम देखते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों को जब कटिंग की जाती है तो उनकी जो सतह होती है वो खुरदुरी मिलती है। इसलिए लिखेंगे कि यह विदलन गुण प्रदर्शित नहीं करता। तो जो विदलन गुण होता है इसे क्लीवरेज प्रॉपर्टीज हम कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। तो आप चाहें तो फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जो कि हमारी एनसीईआरटी का 1.3 टॉपिक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हमने इससे पहले क्रिस्टलों को और अक्रिस्टलीय ठोसों, क्रिस्टलीय ठोसों, अक्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया था। और अब हम क्रिस्टलीय ठोस जो हैं इनको वर्गीकरण करेंगे। ठोसों का जब उनकी अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया था तो वहां मुख्य रूप से हमने जो बात करी थी वह करी थी अवयवी कणों, जो अवयवी कण होती हैं उनकी परास के आधार पर, कि अवयवी कण हैं वो कितनी दूरी तक एक समान रूप से बंधे हुए हैं। तो हमने देखा था क्रिस्टलीय ठोसों का जो परास होता था वो दीर्घ परास होता था, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो परास होता था वो क्या होता था, लघु परास होता था। उस आधार पर हमने ठोसों का वर्गीकरण किया था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में। लेकिन अब जब हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो इस वर्गीकरण का क्या आधार है, आप ये भी समझिए। इस वर्गीकरण का आधार है कि हम जो कोई भी जो ठोस है, जैसे क्रिस्टलीय ठोस है, तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के बीच में लगने वाले अंतराण्विक बलों के आधार पर, कि उनके बीच में जो अंतराण्विक बल लग रहा है उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो किस आधार पर कर रहे हैं कि अवयवी कणों के बीच अंतर आणविक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा जाता है। तो आपको जो ध्यान देना है, इस बात पे ध्यान देना है कि अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक बल के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो आपको किसी भी वर्गीकरण का आधार भी पता होना चाहिए। तो
जो 4 आधार पर इसको बांटा जाता है उसमें पहला जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं आणविक ठोस। सबसे पहला जो हमारा आता है उसे कहते हैं आणविक ठोस। इंग्लिश में से कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस। नाम से ही स्पष्ट है कि वे सभी ठोस जो कि अणुओं से मिलकर के बने हों, यानी कि ये जो हमारे जितने भी ठोस होंगे इनका निर्माण किससे होगा? अणुओं से मिलकर के होगा। संभवतः यानी कि आयनों से मिलकर के नहीं होगा, या हम कह सकते हैं सामान्यतः परमाणुओं से मिलकर के नहीं बनेंगे। तो मुख्य रूप से वे सभी ठोस जो कि अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। और इनके बीच में जो बल लगता है वो अंतराण्विक जो बल होता है वो हमारा क्या होता है? एक प्रकार से सहसंयोजक बल होता है। तो हमने क्या कहा कि वे सभी ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं या जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा यह आणविक बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल आप कह सकते हो यूरिया, चीनी, इसके अलावा H2O, HCl, NH3, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? आणविक ठोसों के एग्जाम्पल है। तो एक लाइन की डेफिनेशन है कि वे सभी क्रिस्टलीय ठोस जो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं और जिनमें अणुओं के बीच में एक आणविक बल कार्य करता है, उन सभी ठोसों को हम क्या कह देते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। तो इतना हो गया। पर ये आणविक ठोस भी हम कहते हैं इसको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। अब फिर वही बात आ गई कि यदि विभाजन कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं? तो विभाजन का आधार फिर से हम कह रहे हैं कि इनके अवयवी कणों के बीच में लगने वाले बल के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? इस आणविक ठोस का भी क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। और इस आणविक ठोस को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो सबसे पहला हमारा आता है वो हमारा होता है अध्रुवी आणविक ठोस, जिसे हम नाम देते हैं अध्रुवी, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या होते हैं ये अध्रुवी? हम कह सकते हैं ठोस। अध्रुवी ठोसों से अर्थ होता है कि ऐसे ठोस जिनके जो अणु होते हैं उनके बीच में किसी प्रकार की कोई ध्रुवता नहीं होती। अब आप कहेंगे सर ध्रुवता क्या हुई? जिसे इंग्लिश में पोलरिटी कहा जाता है। तो पोलरिटी का अर्थ होता है कि जब धनावेश और ऋणावेश अलग अलग हम कह सकते हैं स्थितियों पर पहुंच जाएं, अलग अलग सिरों पर पहुंच जाएं, 2 विभिन्न सिरों पर यदि 2 शक्तियां पहुंच जाएं, और यहां पर वो शक्तियां क्या होंगी? धनावेश तथा ऋणावेश। तो जिन जिन अणुओं में धनावेश एक सिरे पर आ जाए, ऋणावेश एक सिरे पर आ जाए, हम कहते हैं वे सारी क्या हो जाती हैं? ध्रुवित हो जाते हैं, उनके पोलर होते हैं। और जिनमें ऐसा नहीं होता वो हमारे क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कौन कौन से हुए? इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात कर दें, हम क्लोरीन की बात कर दें, हमने कहा क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। आप जानते हैं क्लोरीन गैस Cl2 होती है, पर आप कह रहे होंगे सर ये तो गैस है और हम यहां पर बात कर रहे हैं ठोसों की, तो आखिर ऐसा कैसे है? यदि गैसों को हम ताप घटाते चले जाएं तो ये भी हमें सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो जाती है, लिक्विड में भी प्राप्त होती है, फिर ये सॉलिड स्टेट में भी प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लोरीन के यानी कि एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो ये क्या करते हैं? इनको इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो हमने लाइन खींची है यह है हमारा एक बंध यानी कि बॉन्डिंग, जो कि दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के साथ लेकर के आता है, दोनों को एक दूसरे से बांध देता है। और इसी बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। यह सहसंयोजक बंध क्या होता है? थोड़ा सा यहां पर हम इस बात पे भी चर्चा करते हैं। सहसंयोजक बंध का अर्थ होता है कि जब कोई 2 परमाणु जो कि इस प्रकार से हो कि उनमें अपूर्णता हो, यानी कि वो पूरे ना हो। और पूरे क्यों नहीं होंगे? यहां पूर्ण न होने का केवल एक कारण है, केवल एक तरीका है, वह यह कि उसकी अंतिम कक्षा में जो
इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए थे, वो इलेक्ट्रॉन उतने पूरे नहीं है। अब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अंतिम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पूर्ण होने के लिए सामान्यतः, या फिर 8 इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक होता है। तो जब हमने आपको 1 से लेकर के 20 तक की एक वीडियो में आपको बताया था 11th क्लास के वीडियो में कि 1 से लेकर 20 तक क्या परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए। उसमें पहले हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो हीलियम और हाइड्रोजन की पहली कक्षा होती है, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनके लिए अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। हीलियम में तो पूरे होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में 1 होता है, तो उसको 1 चाहिए होता है। और बाकी जितने भी उसके ऊपर के होते हैं उनको अपनी अंतिम कक्षा पूरी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो आपस में साझा करते हैं, आपस में कोशिश करते हैं कि 2 लोग आपस में मिले और किसी प्रकार से क्या करते हैं, अपनी इन कमियों को पूरा कर दें। और उसी के लिए जो वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं उसी को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो 1 मिनट में हम इस बात को समझाएंगे आपको। हमने कहा यदि क्लोरीन के बारे में बात करें, हम यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में सबसे, क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17, यानी कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2, 8 और 7। हमने कहा अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, लेकिन इसके पास कितने? 7 ही हैं। तो ये चाहता है कहीं से एक मिल जाए। जब क्लोरीन अपने अगल बगल सारे क्लोरीन के ही परमाणु देखता है और वो सब परमाणु ये चाहते हैं कि हम अपनी अंतिम कक्षा को पूरी कर दें, तो क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में संयुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा, इसी के आगे समझा रहे हैं। ये क्लोरीन के 7 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हमने कहा यहां पर रख दिया मैंने, ये 7वां था। ठीक इसी प्रकार से इसी के बगल में एक दूसरा क्लोरीन का परमाणु आ गया और इसके भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1 हमने यहां पर लिख लिया, ये हमारा क्या है? 7वां। तो अब ये दोनों क्या करते हैं, अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। अब साझा करने से क्या होगा, यदि साझा करेंगे तो इसके लिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे हो गए। इसके लिए भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 पूरे हो गए। तो ये जब साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बीच में रख देते हैं, तो क्या होते हैं, इसकी भी अंतिम कक्षा पूरी हो जाती है, इसकी भी अंतिम कक्षा पूरी हो जाती है। और इस प्रकार ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, इसलिए यहां इसको बनती है, हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड बनती है। और इस प्रकार के बंध को हम नाम देते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। और इंग्लिश को उसमें इसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम देंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। तो इन्हीं के बारे में हम ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, जब क्लोरीन क्लोरीन सहसंयोजक एक बंध का निर्माण कर रहे हैं तो ये कैसे बना होगा? ये बना होगा कि एक क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, इस क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया। अब दोनों ने इलेक्ट्रॉन बीच बीच में रख दिए, लेकिन जब यहां पर तो केवल क्लोरीन क्लोरीन के बीच में साझा होता है, लेकिन होता क्या है कि यहां तो दोनों प्रकार के परमाणु सेम है ना, क्लोरीन के ही हैं दोनों, लेकिन बहुत बार क्या होता है, एक परमाणु एक प्रकार का होता है, एक प्रकार के तत्व का होता है, दूसरा दूसरे प्रकार के तत्व का होता है। तो जो दोनों के दोनों ये परमाणु साझा करते हैं इलेक्ट्रॉनों का, इन दोनों परमाणुओं की प्रवृत्ति होती है कि ये हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लें। भाई हम भी तो व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही करते हैं, हम किसी के साथ किसी प्रकार का साझा करते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि पूरा लाभ यदि हमें ही हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। सामान्य सी बात है। तो ठीक वैसे ही प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। ये दोनों साझा तो कर लेते हैं, लेकिन चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हम ही को मिल जाए। लेकिन ये दोनों के दोनों क्योंकि समान शक्ति रखते हैं, इसलिए ये बीच के इलेक्ट्रॉन न तो इधर जाते इस क्लोरीन की तरफ जाते, ना इस क्लोरीन की तरफ जाते, दोनों में से कहीं किसी तरफ नहीं जाते। इसलिए हम कहते हैं कि इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है, जो सहसंयोजक बंध निर्माण होता है, उसे कहते हैं अध्रुवी सहसंयोजक बंध। इनमें ध्रुवता नहीं होती, इसमें किसी प्रकार का कहीं पर भी आवेश नहीं मिलेगा। इस स्थिति में आवेश शून्य होगा। इन बॉन्डिंग के किसी भी स्तर पर आपको आवेशित चीज नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के जो हमारे अणु बनते हैं और इन अणुओं के कारण जो ठोस बनते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अध्रुवी आणविक ठोस। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अध्रुवी आणविक ठोस के एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए, जैसे Cl2 है, या इसके अलावा हम कह सकते हैं H2 है, हाइड्रोजन का है। तो ये तो हमारे क्या है,
परमाणु हैं जो हम कह सकते हैं आपस में सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन इसी श्रेणी में कुछ ऐसे हम कह सकते हैं ठोस भी आते हैं जो कि हम कह सकते हैं अणुओं से मिलकर के नहीं बने होते बल्कि परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो यहां आपको लग रहा हो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि हम आणविक ठोसों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं और हमने आणविक ठोसों के वर्गीकरण में यहां पर स्पष्ट कहा कि जो ठोस अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उसे हम आणविक ठोस कह रहे हैं, जबकि यहां पर हम कह रहे हैं कि ये अणुओं से मिलकर के तो बने ही होते हैं, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर के, साथ ही हम कह रहे हैं परमाणुओं से मिलकर भी बने होते हैं। तो परमाणु कौन कौन से, जो हमारी अक्रिय गैसें होती है जैसे आर्गन, जैसे हमारी आर्गन अक्रिय गैस है, हीलियम, इनके परमाणु भी आपस में मिल करके अध्रुवीय आणविक ठोसों का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो परमाणु कौन से, ऑर्गन, हीलियम, इस टाइप के जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों के निर्माण के द्वारा ही क्या होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोसों का निर्माण होता है। तो अब बात आती है कि इनके क्या क्या विशेष गुण होते हैं। यदि इनके हम भौतिक गुणों पर चर्चा करें तो यह जो अध्रुवीय ठोस होते हैं ये होते हैं मुलायम होते हैं, यानी कि सॉफ्ट होते हैं। यदि इनको गर्म किया जाए तो इनका जो गलनांक होता है निम्न होता है। क्या होता है, गलनांक निम्न। यदि हम इनमें कहें वैद्युत चालकता तो ये हमारे क्या होते हैं, अचालक होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, अचालक। यदि हम कहें कि इनके बीच में आकर्षण बल कैसा कार्य करता है तो ध्यान रखिएगा, इनके बीच में बहुत हम कह सकते हैं निम्नतम या बहुत सूक्ष्म आकर्षण बल कार्य करता है। तो क्या कहेंगे, क्षीण आकर्षण बल। पर किसके बीच में, ये ध्यान रखिएगा, जो अणु जो हैं, अणु जिन परमाणुओं से मिलकर के बन रहे हैं, इन परमाणुओं के बीच में जो बल है वो क्षीण आकर्षण बल है, क्योंकि इनमें पोलरिटी नहीं है ना, इनमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है। सबसे अधिक शक्तिशाली बल वही बल होते हैं जो आवेशित विपरीत आवेशों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, आकर्षण बल। तो यहां पर कोई आवेश नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्षीण आकर्षण बल है। तो इतनी बातें आपको इसके संदर्भ में पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार में, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस या सीधे ध्रुवीय आणविक ठोस लिखते हैं, आणविक ठोस। जैसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये यहां पर देखिए, जो अध्रुवता हमने ऊपर बात करी थी, यहां पर वो आपको स्पष्ट हो जाएगी। हम यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं ध्रुवता को समझाने के लिए। हमने यहां पर क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था, अब यहां पर हम ले रहे हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल HCl का। तो अब HCl में क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया था कि देखिए क्लोरीन की सबसे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। वैसे ही आपको पता होगा हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में, क्योंकि हाइड्रोजन में तो केवल एक ही कक्षा होती है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन को अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। और इधर क्लोरीन को भी अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 1, क्योंकि उसकी अंतिम कक्षा में 7 थे, उसको 8 चाहिए थे। तो ये भी आपस में क्या करते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन ये भी आपस में जब सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, कैसे करेंगे, हमने कहा यहां पर हमारा हाइड्रोजन आ गया, यहां पर हमारा हाइड्रोजन आ गया, ये क्लोरीन आ गया, इनके बीच में इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लिया, साझा कर लिया, सहसंयोजक बंध बना लिया। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते थे H सिंगल बॉन्ड Cl। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसलिए सिंगल बॉन्ड बनेगी। अब हमने फिर से वही वाली बात करी, ये जब बीच में रखते हैं तो होता क्या है कि अब इन दोनों की तुलना कीजिए आप देखेंगे क्लोरीन के जो नाभिक होगा, क्लोरीन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन होंगे। 17 प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश। तो यानी कि क्लोरीन का नाभिक थोड़ा बड़ा भी होगा और वह शक्तिशाली भी होगा, क्योंकि उसमें 17 धन आवेश हैं प्रोटोनों के रूप में। जबकि हाइड्रोजन का जो नाभिक होगा, उसके नाभिक में, हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, तो उसका नाभिक इतना शक्तिशाली नहीं है। अब नाभिक में यदि धनावेश है तो वो कोशिश करेगा ऋण आवेश को अपनी ओर खींचने का। तो बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन कोशिश करता है इनको अपनी ओर खींचने की,
ये इसे पूरा तो नहीं खींच पाता, बिल्कुल अपने पे ले आए खींच के अपने लास्ट कक्षा में घुसेड़ दे या डाल दे, ऐसा तो नहीं कर पाता क्लोरीन, लेकिन ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खिसका ही लेता है। यानी कि इससे क्या होता है कि H तो यहां रह जाता है और ये क्लोरीन के बगल में ये चले जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। तो इस चीज का क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इस क्लोरीन पे जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से ऋण आवेश आ जाता है, वो सूक्ष्म होता है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस डेल्टा से उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऋण आवेश आ गया, तो हाइड्रोजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो हाइड्रोजन पे इतना ही सूक्ष्म धनावेश आ गया, डेल्टा। तो अब देखिए यहां पर क्या बात होगी, यहां पर इधर ऋणावेश हो गया, इधर धनावेश हो गया। तो जब ऋणावेश और धनावेश कोनों में चले जाते हैं, सिरों पे चले जाते हैं, तो इसी को हम पोलरिटी या ध्रुवता कहते हैं। तो ध्रुवता पोलरिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब ऋणावेश और धनावेश के बीच में तो निश्चित रूप से आकर्षण बल अच्छा कार्य करेगा, तो इसलिए इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो इनकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये ध्रुवीय हैं, ये ध्रुवता प्रदर्शित कर रहे हैं। और इनके हम कहें कौन कौन से, इसके अलावा कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो और जो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे अमोनिया भी हो गया, NH3 जो अमोनिया है वह भी क्या होता है, इसी श्रेणी में आता है, ध्रुवीय आणविक ठोसों की श्रेणी में भी आता है। तो मेरे को लगता है ध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में आपको पता चल गया होगा। यदि परिभाषा देना चाहें तो क्या देंगे, हम कहेंगे कि वे ठोस, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें की ध्रुवीय क्या कह सकते हैं, सहसंयोजक बंधों के द्वारा जिनका निर्माण होता है, उन ठोसों को हम कहते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। क्या कहा मैंने कि वे आणविक ठोस जिनका निर्माण ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों के द्वारा होता है, उन्हें हम कहते हैं आणविक ठोस। और इनमें जो अणु होते हैं उनमें क्या होती है, ध्रुवता पाई जाती है, एक सिरे पर धनावेश, एक सिरे पर ऋणावेश पाया जाता है। और इनके बीच में जो हम कह सकते हैं जो फोर्स लगता है, अंतराणविक बल लगता है, वो क्या होता है, शक्तिशाली होता है, इतना कमजोर नहीं होता है ये वाला। अब इसके गुणों के ऊपर यदि हम चर्चा करें तो क्या क्या गुण कह सकते हैं, जो ध्रुवीय आणविक ठोस जो हमारे होंगे, सामान्यतः यह भी हमारे क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि जैसे हमने यहां पर करी थी, हमने कहा ये मुलायम होते हैं, तो ये भी क्या होगा, इसका भी गुण क्या होगा, यह भी मुलायम ही होगा। दूसरा हमने कहा था इसका गलनांक निम्न होता है, तो इनका भी गलनांक निम्न होता है, गलनांक क्या होगा, निम्न। तीसरा हमने कहा था ये अचालक होते हैं, तो यह भी क्या होते हैं, अचालक, अचालक ही होते हैं। और इनमें हमने कहा था क्षीण आकर्षण बल लगता है, लेकिन इनमें क्षीण से ज्यादा लगता है, यानी कि आकर्षण बल, आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन इस वाले से अध्रुवीय आणविक ठोसों से ज्यादा, उनके अवयवी कणों से ज्यादा आकर्षण बल इनके अवयवी कणों के बीच में कार्य करता है। तो मुझे लगता है ये ध्रुवीय आणविक ठोस आपको समझ में आ गए होंगे। जो तीसरे प्रकार का जो हमारा जो ठोस होता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस, तो तीसरा हमने कौन सा बताया आपको, हाइड्रोजन आणविक आबंध आणविक ठोस, आणविक ठोस, इंग्लिश में से कहेंगे हाइड्रोजन कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस प्रकार से इसे कह सकते हैं। अब बात आती है कि यह किस प्रकार के ठोस हुए। इन ठोसों की खास बात क्या होती है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा, वह जो हाइड्रोजन है वह उच्च वैद्युत ऋणात्मकता वाले जो हमारे तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के साथ असंयुक्त होता है। देखिए फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोसों में जो हाइड्रोजन होता है वो उच्च वैद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करता है, जिसके कारण जो सहसंयोजक बंध बनते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अब किस प्रकार से ये कार्य करता है इसको समझिए। इसमें मैंने कहा हाइड्रोजन जो संयुक्त होता है वो होता है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसके अलावा हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के साथ। तो जब आप कहते हैं H2O की बात करते हैं, किसकी बात, हमने कहा H2O की बात करते हैं, जैसे जल कह रहे हैं, जैसे जो ठोस अवस्था में होती है, जैसे बर्फ हो गई, वो किस श्रेणी में आएगी, हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोसों की श्रेणी में आती है। अब ये शक्तिशाली क्यों होते हैं, इस बात को समझते हैं।
हमने कहा फिर से यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने कहा एक H और F का एग्जांपल ले, एक हमने हाइड्रोजन का परमाणु ले लिया और एक हमने फ्लोरीन का परमाणु ले लिया। तो अब क्या होगा, इनके बीच में कैसे ये बंध कार्य करेगा इसे समझिए। फिर से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चलते हैं। हमने कहा हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1 और फ्लोरीन का कितना होता है, ये हमारा होता है 9। तो इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, इसका बनेगा 2, फिर उसके बाद बनेगा 7। इसका अर्थ है इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको कितने चाहिए, 8। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के परमाणु के संपर्क में आएगा तो सहसंयोजक बंध का क्या करेगा, निर्माण करना चाहेगा। अब सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होगा इसको भी समझिए। हमने कहा इसको, ये हो गया H, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने भी, और ये क्या बन गया यहां पर, ये है F। तो एक एक सहसंयोजक बंध इन्होंने बना लिया। अब जब एक एक सहसंयोजक बंध बनाया तो फिर से हमने कहा यही वाली प्रक्रिया चलेगी, ऊपर वाली ध्रुवीय वाली। ये फ्लोरीन क्योंकि H से ज्यादा शक्तिशाली है, इसका जो नाभिक है वो ज्यादा धनात्मक आवेश वाला है, तो वो इन बीच के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर देता है, खींच लेता है। जब ये बीच के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है तो हमने कहा इस बार इस पे जो धनावेश आता है वो थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये प्लस जो डेल्टा का मान होता है ये क्या होता है, ज्यादा। हमने कहा प्लस डेल्टा का मान ज्यादा है तो इस पे क्या आएगा, माइनस डेल्टा। तो यह वाला भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसमें क्या होता था, ऊपर वाले में जो हम प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा कहते थे, ये हमारा क्या होता था, क्षीण, यानी कि इतना शक्तिशाली नहीं होता था इनमें प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, लेकिन इनमें क्या होता है, ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अब ये कैसे कठोर ठोसों का निर्माण करेंगे इस बात को समझ लीजिए। हमने कहा ये हमारे पास H था, उसमें ऊपर की ओर ये H आ गया और ये हमने ले लिया, थोड़ा नीचे बना रहे हैं इसे। ये हमने कहा ये H था और उसके बगल में क्या आ गया, F। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच गए, जिसके कारण क्या हो गया, ये माइनस आवेश आ गया शक्तिशाली और इसमें प्लस धन आवेश आ गया शक्तिशाली। ठीक अगला भी दो परमाणु संयुक्त होकर के ऐसे एक अणु का निर्माण करेंगे। उसमें फिर से यहां पर क्या आ गया, H आ गया और यहां पर क्या आ गया, F आ गया। अब फिर H में क्या आ गया, माइनस डेल्टा आवेश आ गया और F में क्या आ गया, प्लस डेल्टा आवेश आ गया। तो मैंने कहा ये धन डेल्टा, ये ऋण डेल्टा कैसे हैं, ज्यादा शक्तिशाली है ना। तो जब ये एक दूसरे के समीप आएंगे तो क्या होंगे, इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा शक्तिशाली होगी। तो ये आपस में ज्यादा शक्तिशाली रूप से एक से जुड़े रहेंगे। तो इसलिए ये जो ठोसों का निर्माण करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस जो बनते हैं, ये अत्यधिक कठोर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊपर के दोनों मुलायम होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो अब इन पे यदि गुणों पे यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, हमने कहा ये मुलायम होते हैं तो ये वाला कैसा होगा, कठोर। इसका गलनांक निम्न होता था, इसका गलनांक कुछ ज्यादा होता है। गलनांक इसमें ज्यादा निम्न होता है और इसमें लिखते हैं गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। इसमें निम्न होता है, इसमें भी गलनांक निम्न होता है। अगली बात हमने यहां पर कही थी, ये अचालक होते हैं तो यह भी अचालक ही होता है। और इसमें इन्होंने कहा था कि जो आकर्षण बल होता है इसमें क्षीण होता है, इसमें इससे ज्यादा होता है। और इसमें अणुओं के बीच, अणु जिन परमाणु से मिलकर के बने होते हैं उन परमाणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रबल आकर्षण बल ये कार्य करता है। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने आणविक ठोसों को आपको डिटेल में समझा दिया है, तो इतना आप तैयार कीजिए, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने जो क्रिस्टलीय ठोस थे जिनको हमने कहा था उनका वर्गीकरण हमने किया था और हमने कहा था वो 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से जो पहला प्रकार होता है आणविक ठोस, उसके हमने विस्तार से उस पर चर्चा की। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का अगला प्रकार। पहला प्रकार जो हमने कहा था वो क्या था, आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा जो हमारा आता है प्रकार उसे हम कहते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, इंग्लिश में कहेंगे आयनिक सॉलिड्स।
या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं, आयनिक क्रिस्टली सॉलिड कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? वे ठोस जिनका निर्माण आयनों से मिलकर के बना होता है, या एक लाइन की परिभाषा में कहें तो हम कहेंगे ऐसे ठोस जिनमें की जो कि वैद्युत संयोजक बंध द्वारा जिनका निर्माण होता है, उस प्रकार के ठोसों को हम कहते हैं आयनिक ठोस। अब यहां पर शब्द आ गया वैद्युत संयोजक बंध। तो मैंने क्या कहा, आपको परिभाषा दी कि वे ठोस जिनका निर्माण आयनों द्वारा वैद्युत संयोजक बंध बनाने से होता है आयनिक ठोस कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात में आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमने कहा कि आखिर ये हमारे वैद्युत संयोजक बंध क्या हुए। तो अभी हमने आपको ससंयोजक बंध के बारे में बताया था, जहां पे दो परमाणु क्या करते हैं, अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। साझा मतलब शेयर कर रहे हैं। उनमें से कोई भी परमाणु ना, कोई एक परमाणु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना किसी से ले रहा है, वो केवल साझा करते हैं, बीच में रख देते हैं कि भाई ये तेरा भी है, ये मेरा भी है, जब तेरे को आवश्यकता हो तू इसको अपना मान ले, जब मेरे को आवश्यकता होगी मैं तेरे वाले को भी अपना मान लूंगा। तो ये वाली बात जो होती है ये साझे की बात होती है। पर अब जब हम बात कर रहे हैं वैद्युत संयोजक बंध की, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं जो कि आयनिक ठोस का हमारा एग्जांपल होता है। जैसे हमारा हो गया NaCl या KCl, ये हमारे हो गए। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैद्युत संयोजक बंध क्या होती है, वो NaCl के एग्जांपल से ही हम इसे पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। हमने कहा Na की बात करें, Na जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 1। इसका अर्थ है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, दूसरी कक्षा या ऊर्जा स्तर में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब यदि क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। अब आप इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिए। ये सोडियम भी चाहता है कि मेरी अंतिम कक्षा पूरी हो जाए, जिसकी अंतिम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये अपनी अंतिम कक्षा पूरी करना चाहेगा तो 2 तरीके हैं, कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन लाए खींच करके, तब अपनी अंतिम कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, पहला तो ये तरीका है। और दूसरा ये जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो उसकी कक्षा को अपूर्ण कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी किसी को दे दे कि, तो जब दे देगा तो उससे पिछली कक्षा इसकी पूर्ण हो जाएगी। तो इसके पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आप कह सकते हैं एक्सेस है, अतिरिक्त है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में आप देख रहे हैं लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7 हैं। इसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ये चाहता है कि मेरी कक्षा पूरी हो जाए, लेकिन इसके पास केवल एक ही तरीका है कि वो ये तरीका है कहीं से इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को बांट दूं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक रबड़ नहीं है और आपके पास बाकी सारी चीजें हैं, तो आप यदि ये चाहते हो वो पूर्ण हो जाए तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि ज्योमेट्री बॉक्स की बाकी सारी चीजें ही मैं दे दूं। आप चाहोगे कहीं से रबड़ मिल जाए मेरे को। तो यदि किसी के पास रबड़ एक्स्ट्रा होगा आपको दे देगा, आपका ज्योमेट्री बॉक्स पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये वाली बात है, ये चाहता है कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ये वाला सोडियम को पता है कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं देगा, तो ये चाहता है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कोई मेरे से ले ले। तो इस स्थिति में जब इनके परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं तो क्या होता है, ये हमने कहा यहां हमने बना लिया सोडियम के कितने हैं, अंतिम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने उसकी 1 इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम कह रहे हैं जो क्लोरीन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 और एक यहां पर भी है 7। तो ये सोडियम अपनी अंतिम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर कर देता है, क्लोरीन को दे देता है, दे देगा कि भाई ले जा तू, जिससे मेरी अंतिम कक्षा पूरी हो। क्लोरीन भी खुशी खुशी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सोडियम पे क्या होगा, आप जानते हैं परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है,
क्योंकि उस पर जितने इलेक्ट्रॉन उसकी बाहर की कक्षाओं में घूमते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, उतनी संख्या के प्रोटॉन उसके नाभिक पे भी उपस्थित होते हैं। तो यदि सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 है, इसका अर्थ है इसके बाहर कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 11, और 11 ही प्रोटॉन इसके नाभिक में भी हैं। तभी तो यह सामान्य स्थिति में क्या होता है? उदासीन होता है। अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके प्रोटोनों की संख्या तो 11 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? केवल 10। तो अब एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। तो जब ये इसको दे देगा तो यहां से क्या होगा? ये सोडियम तो हमारा क्या हो जाएगा? धनावेशित, इसमें धन आयन आ जाता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि क्लोरीन की बात करी जाए तो क्लोरीन पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से उसने ले लिया, ज्यादा ले लिया, इसलिए इस पर ऋण आवेश आ गया। क्योंकि इसकी भी, क्लोरीन के यदि 17 इलेक्ट्रॉन हैं भारी कक्षाओं में, इसका अर्थ है इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन उपस्थित होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉनों के प्रभाव को कैंसिल करते हैं, तो कोई, इसलिए क्लोरीन का परमाणु भी सामान्य अवस्था में उदासीन होता है। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 18, जबकि प्रोटॉन कितने नाभिक में? 17, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो इसलिए उसको हम कहते हैं ये ऋणावेशित हो गया, ये धनायन बन गया, ऋणायन बन गया। अब ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और यह क्रिस्टल का निर्माण कर देंगे NaCl। ये दोनों के दोनों आपस में जुड़ गए, संयुक्त हो गए। तो इस प्रकार से जो ठोस बनते हैं उनको हम कहते हैं आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोसों की खास बात क्या है? हम कहें क्योंकि यह आयनों से बनते हैं, इसलिए यह ठोस क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं, ये कठोर होते हैं। तो इनके यदि गुणों के ऊपर चर्चा करें तो यदि इनके गुण हम लिखें यहां पर, तो ये क्या होते हैं? एक तो हमने कहा कठोर होंगे, दूसरी बात कहें कि ये कठोर होने के साथ साथ भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। भंगुर प्रवृत्ति क्या होती है? भंगुर यानी कि ये चोट सहन नहीं कर सकते। यदि इन पर कोई हथौड़ा मारे तो ये छोटे छोटे कणों पे एक झटके में बिखर जाएंगे। जैसे NaCl क्या होता है? नमक ही होता है। अब नमक का कोई बड़ा ढेला लीजिए आप, और उस पर एक हथौड़े से, किसी पत्थर से, किसी भारी चीज से जैसे ही आप चोट मारेंगे, वो क्या होगा? छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। इस गुण को कहते हैं भंगुर होना। अगली बात कहें कि यह जो हमारे ठोस होते हैं, जो आयनिक ठोस होते हैं, इनकी जो ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो कहा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन यदि इन्हीं को हम किसी जल में, जलीय विलयन में घोल दें या इनको पिघला दें तो यह क्या हो जाता है? सुचालक हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में वैद्युत के सुचालक, वैद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपको यह समझना चाहिए कि ठोस अवस्था में क्यों कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में इसलिए कुचालक होते हैं क्योंकि सोडियम और क्लोरीन, जैसे इसी का एग्जांपल है, एक दूसरे के समीप आ गए, इन्होंने क्रिस्टल का निर्माण कर दिया। अब जब हम बात करते हैं विद्युत के सुचालक और कुचालक की बात, तो समझिए कौन सी चीज विद्युत के सुचालक होगी? जिस भी चीज में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो विद्युत को प्रवाहित करेगी एक सिरे से दूसरे सिरे तक। लेकिन ठोस अवस्था में NaCl में कोई मुक्त आवेश नहीं होता कि जो क्या करे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करे। जब आवेशी गति नहीं करेगा तो क्या होगा? हम कहेंगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन जब इनको किसी विलयन में घोल दें, पानी में घोल दें, मान लो सोडियम क्लोराइड को, तो पानी में घुलते ही सार इसके धनायन और ऋणायन अलग अलग हो जाते हैं जल में जाते ही सार। तो जब अलग अलग हो गए तो ये धनायन बन गया, ऋणायन बन गया। धनायन ऋणायन क्या है? आवेशी तो है। तो अब वहां पर यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धनायन यानी कि आवेश है वो दौड़ेगा, और उसी प्रकार से जो ऋणायन है क्लोरीन में वो भी दौड़ेगा। तो वहां पर क्या होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो मुझे लगता है आयनिक ठोसों के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। अब हम चर्चा करते हैं जो कि हमारा होता है धात्विक ठोस। अगला आता है तीसरा टाइप जो हमारा है, उसे कहते हैं धात्विक ठोस, जिसे हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। धात्विक ठोस का क्या अर्थ हुआ? कि वे ठोस जो धातुओं से बनते हैं। अब धातुओं की क्या प्रवृत्ति होती है आपको हमने
यदि क्लास 11th का आपने वीडियो देखा हो तो क्लास 11th में हमने आपको बताया कि जब द्रव्यों का वर्गीकरण किया तो धातु और अधातु की एक लाइन की डेफिनेशन वहां हम एक ये भी देते हैं कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, और अधातु क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयनों में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो धात्विक ठोस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे। जब इलेक्ट्रॉनों को सारे, मान लो हमने कोई धातु ले ली, इसके एग्जांपल जितनी भी धातुएं होंगी वो सब होगी। मान लो आयरन हो गया, Fe हो गया, हम कहें कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस प्रकार जितनी धातुएं सब इसके एग्जांपल हैं। तो धातु के जो परमाणु होंगे वह क्या करेंगे, अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेंगे, क्योंकि एक छोटे से टुकड़े में भी, धातु के छोटे से टुकड़े में भी लाखों करोड़ों अरबों क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन यदि हर कोई त्यागेगा तो बीच में क्या रह जाएगा, धनायन रह जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने से परमाणु धनावेशित हो जाएगा ना। तो बीच में क्या हो गया, धनावेशित हो गया, और उनके चारों तरफ क्या गया, इलेक्ट्रॉनों का हम कह सकते हैं एक बादल कह लीजिए, एक समुद्र कह लीजिए, यह क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों का एक बादल या समुद्र उत्पन्न हो जाता है उन धनावेशों के बीच में। तो अब इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, हम कहते हैं शक्तिशाली होती है। तो इस प्रकार के जो हमारे ठोस होते हैं, जो धात्विक ठोस होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, हम कहेंगे यह अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं। दूसरी बात हम कहेंगे वैद्युत के सुचालक, वैद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं वैद्युत के सुचालक, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। जितने भी धातु हैं उनके परमाणुओं ने क्या करे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, अपना आप धन आवेशित हो गए। तो सारी की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो जैसे ही हम एक वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि विद्युत के प्रवाह के लिए मुक्त आवेशों की आवश्यकता है, और यहाँ मुक्त आवेशों के रूप में कौन से उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसलिए हमेशा वैद्युत उपकरण बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वैद्युत तार बनाने के लिए, विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने के लिए हमेशा धात्विक पदार्थों का ही उपयोग या धात्विक ठोसों का ही उपयोग किया जाता है। आपके घरों में जितनी भी वायर्स लगी हुई, वो कॉपर की होगी, एल्यूमिनियम की होगी, लोहे की होगी, तो धातुओं की ही होगी, या धातुओं की, या हम कह सकते हैं ऐसी चीजों की जो विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित न करे, उनकी नहीं होगी। तो अत्यधिक कठोर हो गए, वैद्युत के कुछ सुचालक हो गए। इनकी खास बात होती है आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ है यदि इन पर चोट मारे हथौड़े से तो यह टूट के बिखरते नहीं है। इनको खूब यदि चोट मारे, हथौड़े से मारते चले जाएं तो ये पतले होते चले जाएंगे, चपटे होते चले जाएंगे, इनकी शीटें बन जाएंगी, लेकिन यह सामान्यतः जल्दी से टूटेंगे नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, आघात वर्धनीय है। और गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक क्या होता है, उच्च गलनांक, उच्च गलनांक ये होता है। और आपने एक बात और देखी होगी ठोसों की, जो ठोस होते हैं उनकी जो सतह होती है चमकदार होती है। तो ठोसों की सतह चमकदार का कारण है कि यह भी बताया जाता है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते चले जाते हैं तो उसके कारण ठोसों की जो चमक, जो सतह होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है, उन पे अपने आप की क्या होती है, शाइन होती है। तो ये सारी की सारी बातें हमारी क्या है, धात्विक ठोसों के संदर्भ में है। अब हम जो इसका अगला पार्ट लेते हैं, जो कि हमारा नंबर है नंबर 4, सहसंयोजक, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट एंड या और नेटवर्क सॉलिड्स। अब समझिए ये क्या होते हैं। अभी हमने ये बताया कि धातुएं मिलकर के किसका निर्माण कर रही है, धात्विक ठोसों का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार अधात्विक पदार्थों के परमाणु एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो क्या परिभाषा हमने कही कि अधात्विक पदार्थों के परमाणुओं द्वारा एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण कर
सहसंयोजक ठोसों का, श्रृंखला का निर्माण कर सहसंयोजक ठोसों का को बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब इसमें कौन से हमारे एग्जाम्पल हो गए? जैसे हम एग्जाम्पल दें तो यहां पर हमारे आगे जैसे हीरा हो गया, डायमंड हो गया, जैसे हमने किसकी बात करी इसके एग्जाम्पल में, हीरा। दूसरा कहें तो सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। इसके अलावा ग्रेफाइट। ये सारे हमारे किस में आते हैं? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोसों में आते हैं। और हमने आपको जैसे भी बताया कि इसमें क्या होते हैं कि जो परमाणु होते हैं वो आपस में मिल करके एक बड़ी श्रृंखला बनाते हैं, बहुत बड़े एक जालक का निर्माण कर देते हैं। और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है कौन सी होती है? सहसंयोजक बंध के द्वारा बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इनके द्वारा जो बड़ी श्रृंखला बनाई जाती है, बड़ा हम कह सकते हैं कि जालक बनाया जाता है, उसे हम विशाल अणु भी कहते हैं। क्या कहा था हमने उसमें? उसे विशाल अणु कहते हैं, विशाल। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विशाल अणुओं का निर्माण किन ठोसों में होता है। तो आपको पता होना चाहिए विशाल अणु का अर्थ है कि जब परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं तो उस बड़ी श्रृंखला या उस जालक को हम विशाल अणु भी कहते हैं। अब इनकी क्या खास बातें हैं? इनकी पहली खास बात है, यदि इनके गुणों के ऊपर चर्चा की जाए तो इनकी पहली बात तो यह आती है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। किसके? विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे हमने यहां देखा था, जो धात्विक ठोस विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते थे। ये केवल विद्युत के सुचालक नहीं होते थे, ऊष्मा के भी सुचालक होते थे। ऊष्मा के सुचालक क्यों होते थे? ऊष्मा के सुचालक आपको पता हो कि जब आपने लोहे को किसी एक सिरे से आप गर्म करते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता था उसका, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का कार्य भी करते थे। पर ये जो हमारे होते हैं यानी कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, ये हमारे क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। और दूसरी इनकी खास बात क्या होती है? ये अत्यधिक कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर। लेकिन फिर से हम कहते हैं ये क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब एक चोट मारी तो जल्दी से टूट जाएंगे। ठोसों की तरह नहीं है, आघात बढ़ते नहीं कि पीटते चले जाओ, टूटते ही नहीं है, चपटे हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। वो गुण इनके अंदर नहीं पाया जाता। और यदि हम इसके उसका गलनांक की बात करें तो गलनांक भी इनका उच्च होता है, उच्च गलनांक। तो इतनी बातें इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें हमने आपको बताया इसके एग्जांपल हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, लेकिन एक ये ऐसा इसका एग्जांपल है ग्रेफाइट। ये सिलिकॉन कार्बाइड एक ही है। ये जो हमारा एक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप जानते हो जो पेंसिलों में जो बीच की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट होती है। हम कह तो रहे हैं कि ये सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन ये ग्रेफाइट नहीं होता विद्युत का कुचालक, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि इसमें, और दूसरी खास बात हम कह रहे हैं कि ये कैसे होते हैं? ये कठोर होते हैं। हमने कहा ये अत्यधिक कठोर होते हैं, लेकिन ये ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो ये जो ग्रेफाइट है ये क्या है? अपवाद है। इस श्रेणी में ये अपवाद है। ये सॉफ्ट भी होता है, ये विद्युत का सुचालक भी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये पतली पतली परतों के द्वारा अपना निर्माण करता है। तो हर एक परत में, क्योंकि बनते सारे के सारे ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन की चेन होती है। तो क्या होता है कि इसमें अपने 3 अगल बगल के परमाणुओं से ये क्या करता है? 3 सहसंयोजक बंध बनाता है। आप जानते हैं कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 ने सहसंयोजक बंध बना दिए। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, वो घूमने लग गया ग्रेफाइट में। जब घूमेगा तो सीधी सीधी बात है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वो क्या करेगा? जो आवेश होगा यदि वो मुक्त है तो वो क्या करेगा? विद्युत को प्रवाहित होने देगा अपने भीतर से। इसलिए हम कहते हैं ये ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। कभी पेंसिल की लीड को लेना, हमने बताया पहले भी कि उसमें यदि आप तार लगा करके पीछे से पावर सप्लाई दो और आगे के सिरों से यदि कोई बल्ब लगा लो तो वो जल उठेगा। तो ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां हमने जो हमारा ठोस था उसको हमने वर्गीकृत किया, 4 भागों में किया था। सबसे पहले हमने आणविक ठोस बताया जिसके 3 हिस्से बताए, ध्रुवीय, अध्रुवीय तथा हाइड्रोजन आबंध।
फिर हमने दूसरा प्रकार बताया आयनिक ठोस, तीसरा हमने बताया धात्विक ठोस और चौथा बताया सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। आपको इनके गुणों को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में एक नंबर का प्रश्न ये पूछा जाता है कि आपको कह देंगे आपको कि ये बताइए कि कौन सा ऐसा हमारा ठोस होता है कि जो कि ठोस अवस्था में तो क्या होगा, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब उसको किसी द्रव में घोला जाता है तो विद्युत का क्या बन जाता है, सुचालक बन जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या करे जाते हैं, इन प्रॉपर्टीज से पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आप इन गुणों को यदि ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको ये बताए हैं, तो आप आसानी से उन नंबरों को गेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, कोई वैसे कोई चीज इसमें आई नहीं है, तो काफी आसान है, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।